इंडियन पॉलिटिक्स में एक नाम हमेशा छाया रहता है, एक ऐसा नाम जो दशकों से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहा है, गांधी परिवार। यह नाम भारत की राजनीतिक विरासत का पर्याय बन गया है। लेकिन गांधीजी का महात्मा गांधी से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। उनकी वंशावली जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है, जो आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी सरनेम इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने के बाद अपनाया था, जिससे इस नाम की राजनीतिक शक्ति और भी बढ़ गई, जिनका महात्मा से कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज गांधी एक राजनेता और पत्रकार थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह नाम एक ब्रांड बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो भारतीय मतदाताओं के दिलों में गूंजता था, जिसने महात्मा की विरासत का इस्तेमाल करके उनकी विचारधारा और मूल्यों को आगे बढ़ाने का दावा किया। एक पावरफुल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई, जिसने कांग्रेस पार्टी को कई दशकों तक सत्ता में बनाए रखा। नेहरू की लीडरशिप ने एक डायनेस्टी के लिए स्टेज तैयार किया, जिसने भारतीय राजनीति में वंशवाद की नींव रखी, जिससे डेमोक्रेसी और इनहेरिटेंस के बीच की लाइनें धुंधली हो गईं और राजनीतिक उत्तराधिकार की बहस छिड़ गई। नेहरू गांधी नाम पावर की चाबी बन गया, एक ऐसा नाम जो राजनीतिक गलियारों में सम्मान और प्रभाव का प्रतीक था। लेकिन इसने कांग्रेस पार्टी के अंदर डिपेंडेंसी भी पैदा की, जिससे पार्टी नेतृत्व के लिए इस परिवार पर निर्भर हो गई। मेन सवाल यह है, क्या यह निर्भरता भारत के राजनीतिक विकास के लिए फायदेमंद रही है? क्या इंडिया को मेरिट ने लीड किया है, या क्या प्रतिभाशाली नेताओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले, या एक सिंगल फैमिली नेम के मैग्नेटिक पुल ने जिसने योग्यता और क्षमता को पीछे छोड़ दिया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी आयरन विल, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति के केंद्र में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। उनके शासनकाल का सबसे डरावना, सबसे विवादास्पद चैप्टर इमरजेंसी थी। 21 महीनों का वो दौर जिसमें नागरिकों के राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं और ओपोनेंट्स को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मीडिया की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, जिसे उस समय की सरकार ने इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरों के जवाब के रूप में सही ठहराया। लेकिन आलोचकों ने इसे पावर पर कब्जा करने की, सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की एक डेस्परेट कोशिश के रूप में देखा, एक हताश प्रयास के तौर पर देखा गया। उनके बेटे संजय गांधी के इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव और विवादित पॉलिसीज ने, विवादास्पद नीतियों ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खतरों को उजागर किया, संविधान से परे जाकर शक्ति का इस्तेमाल करने के जोखिमों को दिखाया। इंदिरा के पॉपुलिस्ट स्लोगन ने, लोकलुभावन नारों ने ऑटोक्रेटिक एक्शंस को छिपाया, उनके निरंकुश कार्यों को छुपाने का काम किया, जिससे एक ऐसी विरासत बनी, एक ऐसा इतिहास बना जो एम्पावरिंग भी थी और डीपली ट्रबलिंग भी, जो सशक्त बनाने वाली भी थी और गहरी चिंता पैदा करने वाली भी। वह एक पैराडॉक्स बनी हुई है, एक विरोधाभास बनी हुई है, एक लीडर जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, फिर भी उन्होंने उसी डेमोक्रेसी को कमजोर किया, उसी लोकतंत्र को कमजोर किया जिसे वह लीड कर रही थी, जिसका वो नेतृत्व कर रही थी। भारत की सबसे प्रभावशाली डायनेस्टी की कहानी ट्रेजेडीज से भरी है, एक ऐसा इतिहास जो सत्ता, बलिदान और अनसुलझे सवालों से बुना हुआ है। इस परिवार ने देश को आकार दिया, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंदिरा और राजीव गांधी की हत्याएं, ये घटनाएं सिर्फ राजनीतिक वारदातें नहीं थीं, बल्कि गहरे घाव थे जो आज भी भारत की सामूहिक स्मृति में ताजा हैं। इंदिरा की मौत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी, एक ऐसा डिसीजन जिसने सिखों को नाराज किया, उनके दिलों में गुस्सा और निराशा भर दी। इस सैन्य कार्रवाई के दूरगामी परिणाम हुए और उनकी हत्या उनके ही गार्ड्स द्वारा कर दी गई, जो सुरक्षा में एक भयानक चूक थी और विश्वासघात का एक कड़वा उदाहरण भी, जिससे भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, सड़कों पर खून बहा, घर जला दिए गए और पूरा देश सदमे में डूब गया। राजीव की हत्या LTTE द्वारा श्रीलंका में उनके इंटरवेंशन से जुड़ी थी, एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति जिसमें कई खिलाड़ियों के हित शामिल थे, एक और हाई स्टेक्स गैम्बल जिसके घातक परिणाम हुए। क्या राजीव गांधी के पास कोई और विकल्प था, या वे नियति के हाथों मजबूर थे? इन ट्रेजेडीज ने कुछ लोगों के लिए परिवार की विरासत को पवित्र कर दिया,
उन्हें शहीद का दर्जा दिया और उनकी कुर्बानियों को अमर कर दिया। लेकिन इसने सेंट्रलाइज्ड पावर और पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन के खतरों को भी उजागर किया। सत्ता का दुरुपयोग और गलत निर्णय कितने विनाशकारी हो सकते हैं। सैक्रिफाइस की कहानी अक्सर उन मिसजजमेंट्स पर भारी पड़ती है जिससे सच्चाई और न्याय की तलाश धुंधली हो जाती है। जिन्होंने खतरनाक दुश्मन पैदा किए, क्या इन दुश्मनों को टाला जा सकता था या वे सत्ता के खेल का एक अनिवार्य हिस्सा थे? क्या इन ट्रेजेडीज को टाला जा सकता था? क्या कोई और रास्ता था जिससे इतिहास को बदला जा सकता था? या वे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की इनएविटेबल कॉस्ट थी? क्या यह कीमत चुकाना जरूरी था या यह सिर्फ एक संयोग था? राजीव की हत्या के बाद सोनिया गांधी, जो शुरू में एक अनिच्छुक आउटसाइडर थीं, कांग्रेस पार्टी का एंकर बन गई। अपने फॉरेन ओरिजिन के बावजूद उन्होंने 2004 में पार्टी को जीत दिलाई, फिर प्राइम मिनिस्टर का पद ठुकरा दिया, जिससे उनकी मोरल स्टेटस बढ़ गई। इसके बजाय उन्होंने बैकग्राउंड से पावर संभाली। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन सोनिया असली अथॉरिटी थीं। इस ड्यूल पावर स्ट्रक्चर ने डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी को कमजोर करने के लिए क्रिटिसिज्म को आकर्षित किया। सपोर्टर्स उन्हें सेल्फलेस मानते थे, क्रिटिक्स उन्हें एक चतुर ऑपरेटर कहते थे जिसने अकाउंटेबिलिटी के बिना कंट्रोल किया। सोनिया का दौर शांत कमान और एक अनोखी विवादित लीडरशिप स्टाइल से पहचाना गया। राहुल गांधी, डायनेस्टी के लेटेस्ट उत्तराधिकारी, एक बदले हुए इंडिया का सामना कर रहे हैं। कभी विरासत का प्रतीक रहा गांधी नाम अब नॉस्टैल्जिया और फ्रस्ट्रेशन दोनों को जगाता है, जिसे कई लोग आशीर्वाद के बजाय बोझ मानते हैं। राहुल के संघर्ष और चुनावी हार एक नए पॉलिटिकल एरा में डायनेस्टिक अपील के डिक्लाइन को दर्शाते हैं। कांग्रेस पार्टी की परिवार पर निर्भरता ने ऑल्टरनेटिव लीडरशिप को दबा दिया है और इसे भटकने के लिए छोड़ दिया है। डायनेस्टी का फ्यूचर और पार्टी का अब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह अपनी विरासत से खुद को आजाद कर सकती है। आखिर में लोग तय करेंगे, क्या गांधी विरासत सैक्रिफाइस की है या बहुत लंबे समय तक कसकर पकड़ी गई पावर की है।